नमस्ते दोस्तों, रोज़ की तरह आज की इस चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर ओम शंकर, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस में कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एक डॉक्टर से बढ़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो आम जन के दर्द को महसूस करते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो सर आपका इस चर्चा में सर आपका स्वागत है सर। अ धन्यवाद। हाँ, सर अभी आज के जो चर्चा है ये बहुत पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है, प्लाज़्मा थेरेपी के बारे में। तो जैसा आप सबको बताएँ कि प्लाज़्मा थेरेपी क्या है? कोरोना के खासकर कोरोना को लेके सर? हुँ, हुँ। जी। हुँ। देखिए, प्लाज़्मा थेरेपी जो है, कोई भी इन्फेक्शन के खिलाफ जो है, एक तरह का ही होता है। जी, अगर हम अपने शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, किसी कीटाणु से लड़ने के विरुद्ध, उसको किसी देश की बनावट के हिसाब से समझें और उसकी सेना के हिसाब से समझें, तो जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान अगर भारत के ऊपर हमला कर देता है, जी, तो भारत की अलग-अलग सेनाएँ हैं। जल, थल, वायु सेनाएँ हैं। वो अलग-अलग समय पर आकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है, जो अलग-अलग समय पर आकर हमारे शरीर को इस इन्फेक्शन या बाहरी प्रवेश से बचाने के लिए प्रयास करता है। इसी में मुख्यतः 2 तरह की इम्यूनिटी होती है हमारे यहाँ। एक को कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरे को कहते हैं एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो होता है जहाँ सेल की कोशिकाएँ यानी कोशिकाएँ कहते हैं सेल को, शरीर की जो कोशिकाएँ होती हैं इन्फेक्शन के ऊपर डायरेक्ट या उसको इनडायरेक्टली उसके ऊपर एक्ट कर उस कीटाणु को नष्ट कर देते हैं। दूसरी जो तरीके होते हैं उसको एंटीबॉडी बेस्ड कहते हैं। एंटीबॉडी क्या है? यह शरीर के आपके मानव शरीर या जानवरों के शरीर द्वारा बनाई वैसी प्रतिरोधात्मक चीज़ें हैं जो कीटाणु के रिस्पॉन्स में यानी उसको क्या खत्म कर सकता है उसी के हिसाब से बनता है हमारे शरीर में। तो इसीलिए ये जैसे कोरोना वायरस के संदर्भ में देखा जाए तो मान लीजिए अगर मैं एक व्यक्ति हूँ जी, जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ, जिसके बारे में किसी को पता हो भी सकता है, अगर मुझे सिम्पटम होगा तो मुझे खुद भी पता हो सकता है और जो ज़्यादातर केस जो हो रहे हैं कोरोना वायरस के, उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उसको कोरोना वायरस है। तो ये जो व्यक्ति जिनके शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश करता है, उनका शरीर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एक चीज़ बनाती है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं और कोरोना वायरस को एंटीजन कहते हैं। यानी विदेशी और हमारा देसी, विदेशी सैनिक और देसी सैनिक कह सकते हैं। तो विदेशी सैनिक कोरोना वायरस है और देसी सैनिक एंटीबॉडी है और ये खून में घूमता है। खून का ही 2 पार्ट होता है, एक में कोशिकाएँ होती है, दूसरे में द्रव्य होता है। ये जो द्रव्य है, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। तो ये जो खून में लड़ने वाली जो क्षमता होती है बाहरी दुश्मनों के खिलाफ, वो इसी प्लाज्मा के अंदर बन के रहता है हमारे शरीर में और पूरे शरीर में घूमता है। तो कहीं से भी अगर प्रवेश करेगा वो तो उसको वहीं नष्ट कर देगा। ये इसका वास्तविक सोच होता है। तो अब जैसे कोरोना वायरस हमें हुआ है और हमारे शरीर में हमारे प्लाज्मा के अंदर वो घूम रहा है शरीर के ब्लड के थ्रू, तो इसी प्लाज्मा को ब्लड से प्लाज्मा को अलग कर अगर हम किसी गंभीर कोरोना वायरस के मरीज में इंजेक्ट कर दें, तो ये उस शरीर के अंदर के कोरोना वायरस को खत्म कर देता है, क्योंकि ये कोरोना वायरस के ही विरुद्ध बना हुआ दूसरे शरीर में एंटीबॉडी है, यानी रक्षा प्रणाली है। इसीलिए इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है और इस सीरम को कन्वालेसेंट सीरम कहते हैं या कन्वालेसेंट प्लाज़्मा कहते हैं। तो एक ये तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि
कोरोना वायरस या किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, और भी दूसरे तरीके होते हैं। उसमें क्या है, जैसे कि अगर जैसे वायरस है तो उसके विरुद्ध हम खास तरह की एंटीवायरल दवा भी बनाते हैं, लेकिन उसको डेवलप करने में एक समय लगता है, ये तुरंत नहीं होता। उसी तरह से दवाएं भी दो तरीके से हो सकती हैं। एक, जो ये हम एंटीबॉडी बना सकते हैं लेबोरेटरी में, शरीर में जो बना है, और उसको हम एज ए ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, वो भी प्लाज्मा की तरह ही काम करता है। दूसरा है एंटीवायरल दवाएं। एंटीवायरल दवाएं क्या करती है, ये दवा होती है, ये सीरम नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता, ये गोली होती है, टैबलेट जो हम लोग खाते हैं, और वो सीधे जाके उस बैक्टीरिया को या इन्फेक्टिव एजेंट को, जो बाहर से जो कीटाणु आए हैं, उसको नष्ट करता है। तो चूंकि कोरोना वायरस एक वायरस है, तो इसके जो दवाएं होगी इसके विरुद्ध काम करने वाली, उसको एंटीवायरस दवाएं कहेंगे। ऐसे ही तीसरे तरह का एक सिस्टम होता है कि जिनमें अभी इस को कभी कोरोना वायरस नहीं हुआ, उनको बचाने के लिए क्या करेंगे, तो वैसे लोगों को बचाने के लिए हम लोग वैक्सीन यूज करते हैं। तो वैक्सीन बनने में अभी समय लगेगा। एंटीवायरल दवाएं पहले से कुछ हैं और कुछ शोध के अंदर हैं, जिनके 2-4 महीने में आने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसमें एक रेमडेसिविर नाम की दवा है, वो काफी कारगर पाई गई है, और इसके आने की पूरी संभावनाएं हैं। और जब तक हमारे पास यानी कि समय एंटीवायरल दवाएं नहीं है और हमारे पास कोई दूसरा और विकल्प नहीं है, तो ये एक रेडीमेड सॉल्यूशन है कि जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है कोरोना वायरस से और वो रिकवर कर गया हो, उनके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी है, ऐसा माना जाता है। आज जो आप देख रहे हैं कि रैपिड टेस्ट जो आज लॉन्च हो रहा है, वो भी इसी एंटीबॉडी को टेस्ट करता है कि आपके शरीर में है या नहीं है, और जिनके प्रतिरोधात्मक क्षमता अच्छी होती है, वो ऐसे एंटीबॉडी बनाते हैं। और एंटीबॉडी भी दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं आईजीजी और एक को कहते हैं आईजीएम। इसी जो जो उनके प्लाज्मा में रहता है, उसको जब हम मानव शरीर पे चढ़ा देते हैं, जो काफी सीरियस है, तो उनकी जान बचाने में काफी कारगर हो सकती है। इसीलिए इसका, चूंकि ये तुरंत संभव है और बाकी दवाओं में समय लगेगा, इसलिए आज जो आप चर्चा पूरी तरफ चारों तरफ देख रहे हैं, ये कन्वलेसेंट सीरम की ही चर्चा है, जो हमारे देश में जो लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है, उनके शरीर से ब्लड निकालकर उस जी सर। तो सर अभी आप बताएं। बता रहे थे प्लाज्मा के बारे में, जो जो पहले से प्लाज्मा जो कोरोना पेशेंट हैं, हाँ, तो अगर उनका जो सीरम निकाल के दूसरे जो जिनके अंदर हो रहा है उनको हम रिलीव कर सकते हैं सर। जी सर, ये बहुत ही हाँ, महत्वपूर्ण है सर। वो जी उनके शरीर में चढ़ा देंगे प्लाज्मा। और भी कई काम में जी हम पहले से भी लाते हैं। जी जैसे किसी का लीवर खराब होता है, उसमें काम नहीं करता और ब्लीडिंग हो जाता है, वहां भी हम लोग यूज करते हैं। जी हीमोफीलिया नाम की बीमारी है, वहां भी यूज करते हैं। कई और जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल, हमारे पास विकल्प नहीं है, मतलब जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, वैसे ही बात है ये। अच्छा अच्छा सर, ये बताएं जो हम ब्लड डोनेशन करते हैं, ठीक है, हाँ, तो आपकी आवाज आ जा रही है, वही दिक्कत है, नेटवर्क वाली समस्या आ रही है। हाँ ठीक है सर। हाँ सर, जो हम ब्लड डोनेशन करते हैं, 300 ml हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो उसमें 300 ml ब्लड में ये प्लाज्मा कितना ml होता है? आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। तो सर जो हम ब्लड डोनेशन करते हैं, 300 ml ब्लड जो देते हैं, तो उससे भी इसका प्लाज्मा का कुछ रिलेशन है इसका? ब्लड का ही एक पार्ट होता है प्लाज्मा। जी, ब्लड का ही पार्ट होता है जी। तो सर एक महत्वपूर्ण ब्लड प्रश्न से है। ही निकाला था, ब्लड डोनेशन करके जो उसमें कोशिकाएं होते हैं उसको अलग कर देते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है वो प्लाज्मा होता है। ओके ओके सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आजकल जो चर्चा का मुद्दा है। हाँ, अक्सर हम बहुत सारे जो जगह पे
मुस्लिमों पे आरोप लग रहे हैं कि वो कोरोना फैला रहे हैं, या देखिए एक धर्म को लेके, जाति को लेके जो आरोप लग रहे हैं, ठीक है? तो क्या ऐसा होगा कि एक धर्म का या एक जाति का जो प्लाज़्मा है, दूसरे धर्म जाति के लिए उपयोग नहीं हो या उपयोग में हो? ये बहुत ही पहले तो उसके खून का कलर ही टेस्ट कर लिया जाए कि क्या वो जी, अलग-अलग कलर का है क्या? जी, क्या उसके मनुष्यत्व को पहचान लिया जाए, क्या उसके अंदर जो जीन है, क्या उसके अंदर वो नहीं क्या? इस देश में जो खास करके अपने देश की बात की जाए, जी, तो आज से 1400 साल पहले अगर देखा जाए तो कोई मुसलमान जाति के लोग ही नहीं थे। ये प्रजाति हमारे यहाँ की वही प्रजाति है जो हमारी प्रजाति थी उससे पहले, यानी कि हमारे और उसमें कोई भेद नहीं है। सिर्फ सोच का भेद है। और जो राजनीति जब नफ़रत की चरम सीमा पर पहुँच जाती है, जी, तो और सबसे निकृष्ट तरह की राजनीति मैं इसको मान सकता हूँ, जहाँ आप धर्म, जाति के आधार पर नफ़रत फैलाकर कोई भी राजनीति करते हैं, या रंग भेद हो, या लिंग भेद हो, या जी, कोई भी और भेद के हिसाब से भाषाई भेद हो, क्षेत्रीय भेद हो, इस तरह की राजनीति बहुत ही गंदी होती है। और उस राष्ट्र के विध्वंस के लिए रोपा गया बीज होता है, ऐसा मेरा मानना है। जी, इस देश के बंटवारे की भी वजह यही थी, हिंदू मुसलमान, और आज फिर से एक बार यही उभर कर सामने आ गया है। इसीलिए बहुत संभल कर रहना चाहिए कि हर जगह नफरत नहीं तलाशना चाहिए। कोरोना वायरस इन्फेक्शन करने के लिए हिंदू और मुसलमान नहीं देखते, अमीर गरीबों को नहीं देखते, सबको एक समान इन्फेक्ट कर रहे। पूरी दुनिया में गोरे काले में भेद नहीं किया उन्होंने। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के लोगों को, हर कम्युनिटी को एक तरह से इन्फेक्ट किया। और कोई भी समाज अपने आप की हत्या करके यहाँ पर का परिणाम आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जो आज कोरोना वायरस है, जी, वो पूरे देश में फैला हुआ है। और उसके कई सारे स्रोत हैं, बाहर से ही लाए गए हैं, लेकिन लाने वाले लोग अलग-अलग जाति और धर्म के हैं। उसमें कोई वायरस फैलाना नहीं था, बल्कि वो अपने कार्यों में संलग्न थे, चाहे वो आने वाले विदेश से अपने घर आए हों, चाहे कोई मीटिंग्स कर रहे हो, तो उनका अपना पर्पस था। जी, लेकिन उसकी वजह से अगर कोरोना वायरस फैला है, तो गुजरात में ट्रंप साहब भी आए थे। जी, मध्य प्रदेश में जो मुख्य सचिव हैं, उनका लड़का भी विदेश घूम कर आया था। और आज कह रहे हैं कि 30% केसेस जो है उनके वजह से, खास तरह के लोगों की वजह से हो रहा है। तो मेरा सवाल है, कभी कहते हैं कि 21% हो रहा है, तो मेरा कहना है कि ये जो 30 और 21% वॉट बड़ी जो भी है ये, बाकी के लोग 70 से 89% कौन है? और इन ये कौन है कोरोना फैलाने वाले? क्या वो गुनहगार नहीं है? अगर आप और अभी ये आंकड़े इतना डिस्प्रोपोर्शनेट इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि आप एक जमात को ढूंढ-ढूंढ कर टेस्ट कर रहे हैं उसकी। और यही एक वजह है कि हमारे यहाँ जो पॉजिटिविटी की रेट है, टेस्ट और पॉजिटिविटी की, उसमें ये भी एक वजह है कि 24 में 1 रिपोर्ट ही हमारे में सही आ रही है, क्योंकि हम उस जमात के सब लोगों को ढूँढ-ढूँढ के आस-पास के लोगों को हम टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हम गलत टेस्ट करें, यानी लो रिस्क सोसाइटी में जब हम कोई टेस्ट करेंगे तो उसकी जो रिजल्ट आएँगे वो ऐसे ही आएँगे कि 24-1 आ रहा है। जबकि विदेशों में अगर आप टेस्ट देखेंगे तो 4 से 8 टेस्ट करने में 1 पॉजिटिव आ जा रहा है। तो ये जो गलत लोगों का टेस्ट हो रहा है, गलत लोगों को टारगेट करने के लिए हो रहा है, जिसे आप देखिए, आपको दिखेगा कि जैसे स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमला जो है, सिर्फ़ 2 जगह में हुआ है, जैसे कि जिसको कि एक खास धर्म के लोगों ने किया। लेकिन और भी 8-10 जगह हुए हैं, उसके बारे में सब चुप हैं। तो ये जो सेलेक्टिव रिपोर्टिंग है ना, अर्ध सत्य जो है ना, इसको हमारा कानून भी कहता है कि ये झूठ से बढ़ के भी बड़ा झूठ है। जैसे आपको महाभारत का अगर किस्सा याद हो, तो पूछा गया कि अश्वत्थामा मारा गया,
कौन ये नहीं बताया, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी या इंसान ये नहीं बताया। ये वैसा ही सत्य है, अर्ध सत्य। तो अर्ध सत्य हमेशा बहुत ही खतरनाक है, और आप अपने हिसाब से आंकड़ों को गलत सही कर कर समाज में नफरत फैलाना, ये देश को डिसइंटीग्रेट कर रहा है, इसके वास्तविक टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। और ये जो व्यक्ति ऐसे अर्ध सत्य बता रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और पहले इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान बना था, और अब फिर आगे कहीं अब कितने टुकड़े कर देंगे ये लोग, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए धर्म, जाति, लिंग, भाषा, अलग अलग तरीके से नफरत फैलाना ही इनका काम है, क्योंकि ये काम खुद विकास नहीं करना चाहते। अच्छा। विकास करने का उद्देश्य होता तो विनाश के रास्ते पर नहीं जाते। जी विकास और विनाश में बहुत ही मूलभूत अंतर होता है, जी और इनके सारे कार्य और जो रास्ते हैं वो विनाश के हैं, नफरत के हैं। नफरत कभी दिलों को जोड़ नहीं सकता, समाज को जोड़ नहीं सकता, देश को जोड़ नहीं सकता। जी देखिए, ईंटा जब अलग अलग होता है जी तो वो उसकी कोई पहचान नहीं होती। बिल्डिंग जब बनता है तब उसकी पहचान होती है, और बिल्डिंग बनने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है। सरकार की जिम्मेदारी और कोई भी जिम्मेदार नागरिक का ये दायित्व होता है कि हम ईंटों को जोड़कर मकान बनाए। अगर हम एक मजबूत राष्ट्र की बात करते हैं, अगर हम राष्ट्रभक्त हैं, अगर हम गद्दार नहीं हैं, तो वैसा जो भी व्यक्ति जो धर्म, जाति, लिंग, समुदाय और भाषाई और क्षेत्रीय भेद फैलाकर अपनी निहित स्वार्थ और सत्ता के लिए समाज के अंदर नफरत का बीज बोए, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है और दुश्मन भी है इस देश का। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। समाज के हर वर्ग को देखिए, गलत और सही, मैं किसी भी घटना को ये नहीं कहता कि डॉक्टर के ऊपर जो उसने हमला किया या इसने हमला किया तो ये सही है और वो सही है। दोनों गलत है, लेकिन वो व्यक्ति गलत है, उसमें समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वो व्यक्ति क्रिमिनल है, जी और उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो उसकी कोई जाति है, न धर्म है, न संप्रदाय है, न भाषा है। इस तरह से उसको प्रोजेक्ट करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसको व्यक्ति की तरह प्रेजेंट करे कि एक्स वाई जेड व्यक्ति ने यहाँ पर ये कार्य किया, वो गलत है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर अभी लेकिन उससे जाति और धर्म को घसीट कर पूरे समाज को बर्बाद करना, पूरे देश के इन डिसइंटीग्रेशन या तोड़ने या टुकड़े टुकड़े करने जैसा है, और ये बहुत ही गलत और आ, रास्ता पे जाने वाला कार्य है। इससे हमें तुरंत बचना चाहिए, और हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि ऐसा कार्य कतई न करें, न किसी को करने दें। सर अभी आज आज एक जो एमपी हैं बीजेपी के तेजस्वी सूर्या, उनका ट्वीट बहुत खतरनाक रहा, जिसकी वजह से जो जितने भी जो मुस्लिम कंट्री हैं उनका काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई, और प्रधानमंत्री जी इनके इसके ट्वीट के उसके बचाने के लिए उनको उतरे। तो सर एक तरफ मान लीजिए जो एक आम इंसान होता है, मान लीजिए वो गलती करता है तो कोई उसको हम दंड दे सकते हैं, लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि अगर ऐसी बात करते हैं या ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग ऐसी गलतियां करते हैं तोड़ने की, तो क्या उनके लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए? आपकी इस पर क्या विचार है सर इस पे? नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए। जी, बनाना चाहिए क्या, ये हमारे संविधान में है ऑलरेडी। जी, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जी, वही लिखा हुआ है कि जाति धर्म के नाम पर आप नफरत नहीं फैला सकते। जी। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो सर लेकिन उनपे अगर आप क्यों नहीं? गुनाहगारों को जी, संरक्षण देंगे, जी, तो अगर आप कांटे पूरे समाज के अंदर बोएंगे, जी, फिर उसका परिणाम तो ऐसा ही होगा। और ये चाहे कोई भी हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा काम कर रहा हो, चाहे राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य ऐसा काम कर रहा हो, या देश का जिम्मेदार कोई अधिकारी ऐसा काम कर रहा हो, हर व्यक्ति को आजीवन नफरत फैलाने की वजह से उनके ऊपर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिए जाने चाहिए। ऐसे चीजें कैसे कर सकते हो आप, किसी भी के विरुद्ध में?
सर एक महत्वपूर्ण इसके अलावा एक अक्सर आप व्हाट्सएप पे मैसेज जा रहा है, प्रधानमंत्री जी खुद अपील कर रहे हैं एक ऐप डाउनलोड करने के लिए, आरोग्य सेतु। आज मैंने भी उसको डाउनलोड किया, ठीक है। तो मैं इस पे एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हम तो पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हाँ। और बहुत भारत की बहुत ऐसी जनसंख्या है जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो ऐप डाउनलोड करना नहीं जानती है, जिनके हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन, उनके उनके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से रखेंगे? तो उनका डाटा कैसे सरकार इकट्ठा करेगी? और ये ऐप कहाँ तक उपयोगी है डाटा को इकट्ठा करने में और सब कुछ की जानकारी देने में सर? देखिए, ऐसा है कि हर वो चीज़ जो आती है, कोई भी नई तकनीक आती है, उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों भी होती है। जी, ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार जो डाटा इकट्ठा कर रही है, जिनके पास भी है, पहले जिनके पास नहीं है, उनकी तो खैर बात ही छोड़ दी जाए। उनके लिए दूसरे तरीके से, दूसरे माध्यम से पहुँचा जा सकता है या पहुँचा जाएगा या पहुँचा जाना चाहिए। लेकिन जिनके पास है, हमारे आपके पास, और हम और आप जिस तरीके से इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, इसमें इनका एक अच्छा पहलू है और इसका एक बुरा पहलू है। अच्छा पहलू ये है कि ये कोरोना वायरस से संबंधित आपको आस-पास की जानकारियाँ उपलब्ध करा सकती है। इसके थ्रू आप आम लोगों को एजुकेट और शिक्षित भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो जानकारियाँ इकट्ठा करती हैं, उनका जो आधार है, वो आपके गतिविधियों को ट्रैक करती है। अब सरकार इसको ट्रैक करने को 2 तरह से उपयोग में ला सकती है। एक अच्छाई के लिए, लोगों के जान बचाने के लिए, और दूसरा इसके लिए कि कौन व्यक्ति किससे मिल रहा है और हमारे विरुद्ध कौन क्या कह रहा है। यानी कि उसके निजता के अधिकार पर हमला है ये। जी, तो ये सरकार अगर ईमानदार हो, जी, तो ऐसे निजता से संकट की घड़ी में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। जी, लेकिन जब सरकार की आज तक की नीतियाँ ईमानदार ना हो, तो ये सीधा-सीधा आपके निजता पर हमला है। यानी आपकी हर एक्टिविटी, आप मुझसे मिल रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं, कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, जी, इस सब के बारे में उनके पास डाटा होगा। यानी कि आपको ट्रैक करने का पूरा का पूरा डाटा उपलब्ध होगा इस ऐप के माध्यम से। यानी मेरे समझ से अगर अ, कोई कहे कि वही बता रहा हूँ ना कि जैसे अगर किसी को कुदाली दे दे तो वो ज़मीन खोद कर उससे अन्न उपजा सकता है, जी, और दूसरा व्यक्ति उसी कुदाली से किसी की हत्या कर सकता है। इसमें कुदाली का दोष नहीं है, इसमें जी, दोष है उस व्यक्ति का, उस सोच का, जिसके हाथ में ये कुदाली है। तो आरोग्य ऐप भी वैसे ही है। जी, सरकार पर जिनको भरोसा नहीं है, जी, सरकार इनका दुरुपयोग कर सकती है, और सदुपयोग तो अभी तक मुझे दिखा नहीं। सदुपयोग क्या है कि हमारे आस-पास में कौन से कोरोना मरीज है, इसकी जानकारी एसएमएस द्वारा अलर्ट जारी करना चाहिए सरकार को, अगर आप इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में किसी को अभी तक अलर्ट कोई आया हो कि आपके पास आस-पास कौन से कोरोना मरीज है। जी, तो इसका वास्तविक उपयोग नहीं होकर इसका नकारात्मक उपयोग हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, जी, जो आपके निजता के अधिकार पर हमला है। जी। सर एक महत्वपूर्ण जो अक्सर हम अपने बीच में चर्चा करते हैं, हम कहीं एक प्रदेश में दूसरी जगह जाते हैं तब चर्चा करते हैं, देश के बाहर जाते हैं तब चर्चा करते हैं और इतिहास खंगालते हैं तब चर्चा करते हैं। हमें विश्व गुरु कहा जाता है, हाँ। और एक जमाने में हम विश्व गुरु थे, लेकिन आवाज़ नहीं आ 90। रही पूरी आपकी। हाँ सर, आवाज आ रही है? अ, सर एक बात जो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है अभी कि हम अपने आप को हुँ, विश्व गुरु कहते हैं, ठीक है। पूछें क्या जब सवाल पूछ रहे थे? जी, हाँ, सर हमें हमें सर विश्व गुरु कहा जाता है। जी, और विश्व को अभी हुँ, 1947 से लेके अभी 70 साल तक हो गए हैं हमारी आज़ादी को। तमाम टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है।
हम हम धर्म हर एक धर्म की जो धर्म के बारे में हम जानकारी रखने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया से हमें बहुत सारी अच्छी भी जानकारी मिलती है। इसके बावजूद ये जो पालघर की जो घटना है, इंदौर में जो घटना है, राजस्थान में घटना है कि मुस्लिम महिला, प्रेग्नेंट महिला एक माँ जा रही है, इलाज के लिए उसको इलाज नहीं दिया जा रहा है। ये खाई समाज में कब पटेगी और इसका क्या कारण है सर? देखिए, बहुत दर्दनाक ये विषय है सर। इसलिए मैंने कहा, आपके जी, जो सवाल है ना, सबसे पहले तो देखिए, विश्व गुरु अपने आप को कहने से विश्व गुरु नहीं होता है। जी, मैं अपने आप को प्रधानमंत्री कह दूं तो मैं प्रधानमंत्री नहीं हो जाऊंगा। जी, प्रधानमंत्री तब होऊंगा जब मैं प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर बैठूंगा और दुनिया के हर व्यक्ति और देश के हर व्यक्ति कहेंगे कि हाँ, आप प्रधानमंत्री हैं क्योंकि आप इस कुर्सी पर बैठे हैं। जी, विश्व गुरु भी वैसे ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, अपने आप से दावा किया हुआ है। हम जी, अभी कोई गुरु नहीं है, हम सिर्फ सेवक बन जाए यही बहुत है। हम कहीं किसी का गुरु नहीं है, हमारे सभी गुरु हैं। एक भी रिसर्च करने रहे हैं, गुरु किसका है? दुनिया ये आधुनिक है, विज्ञान का रूप है, ये युग है, और इस युग में हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जब तक नहीं होगा इस युग में, तब तक हम कहीं के विश्व गुरु ना हो पाएंगे। तो विश्व गुरु तो हम नहीं हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि ये खाई, सवाल ये है कि जो सत्ताधारी सरकार जी, अ, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति करता हो, वहां पर खाई कम कैसे होगी? जो कोरोना वायरस में भी धर्म ढूंढ लेता हो, वो कैसे वहां पर खाइयां कम होगी? जो समाज में सत्ता पर जो विधायक, एमपी, सांसद चुनने में जाति ढूंढ लेता हो, वो कैसे खाइयों को कम करेंगे? जो मंत्री चुनने में जाति धर्म के आधार पर चयन करा हो, वो कैसे खाइयां कम करेंगे? जो सेक्रेटरीज चुनने के लिए जाति धर्म का आधार ढूंढते हो, वो कैसे खाइयां कम करेंगे? जो देश के शिक्षण संस्थानों में जी, कुलपति की नियुक्ति में जातियां देखकर नियुक्त करता हो, वो कैसे खामियां कम करेंगे? ऐसी सरकार जो राज्यपाल नियुक्त करने में जाति धर्म देखता हो, वो कैसे खाइयां दूर करेंगे? उनके सोच में खाइयां है ही नहीं दूर करना। उनकी राजनीति खाइयां पैदा करने, यानी उनकी दो राजनीति है। एक है हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति, और दूसरा है धर्म के अंदर जातिवादी राजनीति, जातिवादी वर्चस्व की राजनीति। और अगर आप देखें कि कोरोना वायरस में भी जहां पर छोटे छोटे सेंटर्स के अंदर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जी, इमरजेंसी सेवाओं में डॉक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन उन बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर ओपीडी बंद किए हुए। अगर आप जी, इसका भी मंथन करेंगे, जी, इसमें भी आप पाएंगे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जाति और वर्ग संघर्ष है। जी, वैसे लोग जो उच्च पदों पर आसीन हैं, वो नहीं चाहते हैं कि गरीब लोगों की जान बचा, अपने जान को खतरा में डालकर गरीबों की जान बचाई जाए। और ये एक बहुत ही भयावह सत्य है जो समाज को किस दिशा में ले जा रहा है। एक चिकित्सक होने के बाद भी मैं तो समझने से मेरे समझ से बहुत परे है। लेकिन अगर भारतीय समाज की हकीकत को देखेंगे तो हजारों सालों से यही इतिहास रहा है। यहाँ पे जो भी चिकित्सक रहे हैं, वो एक खास वर्ग से आते हैं, और उस वर्ग के लोगों ने गरीबों, दलितों, अछूतों के साथ, महिलाओं के साथ हमेशा भेदभाव का बर्ताव किया, और उनको स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं इकट्ठा करने में भी जाति धर्म देकर ही उनका उपचार था। ये बहुत दुख। तो जब मेरा कहना है कि जब तक नीति निर्धारक जो व्यक्ति हैं, उनके सोच में जाति धर्म से ऊपर उठकर जी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे समाज को जोड़ने वाली राजनीति की मूल भावना और मूल नीति पैदा नहीं होगी, तब तक ये समाज एकजुट नहीं होगा। समाज में
वो हर व्यक्ति जो धार्मिक आधार पर, जाति या किसी और आधार पर, लिंग के आधार पर या क्षेत्रीय और भाषाई आधार पर लोगों को बांटता हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तब जो है एक सख्त सही संदेश जाएगा समाज के अंदर। जी। वरना ये समाज में जो बढ़ती हुई खाइयां हैं, जो आज आपको अलग अलग हिस्सों में दिख रही है छोटे रूप में, वो कुछ ही सालों के बाद बहुत बड़े रूप में दिखेगा और ये देश गृह युद्ध की चपेट में चला जाएगा। और परिणाम क्या होगा कोई भी समझ सकता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह का विघटन होगा इस समाज में, और इस देश के बुद्धिजीवियों को आज एक साथ खड़ा चाहिए, जाति धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर, एक मानव होने के नाते। क्योंकि हर व्यक्ति का अंतिम सत्य ये है कि वो आया भी नंगा था और जाएगा भी नंगा। ना तो आने से पहले उसकी पहचान थी और मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, और हर को मिलना यही करना है, इसी पद्धति के द्वारा ही विलीन होना है। तो ये जो झूठा पहचान आपने अपने जीवन के अंदर जो पैदा किया है, इस पहचान को मिटाकर इस देश के हर व्यक्ति को शिक्षित बनाए, स्वस्थ बनाए, अपने नीतियों को बदले, समाज जोड़ने की कोशिश करें। इससे एक नए समाज का निर्माण होगा, इससे लोगों का दिल जुड़ेगा, इससे विकास की राजनीति करें, विनाश की नहीं, विघटन की राजनीति नहीं करें। इससे थैंक यू देश सर। जी जी सर, आपने बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने किस तरह से जो अपील किया है, जो विनाश की राजनीति हो रही है। हाँ, ये देश हमारा है, हम सबका है, किसी जाति और धर्म का नहीं है। अगर इस देश के विकास हेतु अगर हम सब जाति और धर्म से हट के अगर हम कार्य करें, तो ये वो समय दूर नहीं होगा कि हम विश्व गुरु वास्तव में कहे जाएंगे। लेकिन हम कब तक विश्व गुरु होंगे और कब तक हमारे अंदर से जातिगत भावना दूर होगी, हम धार्मिक द्वेष दूर होगा, क्षेत्रवाद दूर होगा, ये हमें नहीं मालूम है। सर, आपने बहुत ही बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, और लोगों से अपील करते हैं कि अभी भी समय है, आप आगे आए, एक दूसरे से हाथ मिलाएं, सहयोग करें, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। अन्यथा हम कोरोना के आगे, हमारी हार है, हार है, हार है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। शुक्रिया।